नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है मैं डेली 15 से 20 मिनट के एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं सेशन लाया अपने शक्ति का उत्पादन, है ना। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी अपनी एग्जाम होती है इलेक्ट्रिकल, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। आप सबने देखा होगा, जैसे कि दोस्तों अभी आने वाली एमपीटीओ है, डीआईडीओ है, टीजी2 है, इन सब में इससे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे, जो कि दोस्तों में ऑनलाइन क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्या बोलना चाह रहा साथियों, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ कार्य करने की क्षमता प्रदान करे ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं शक्ति का उत्पादन, तो आप सबको पता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अपना पहला जो डेफिनेशन इसमें देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं साथियों? ऊर्जा बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तथा कार्य करने की दर, उसे क्या बोलते हैं साथियों? शक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा की इकाई जूल होती है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते, पता होगा आपको कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है नॉन कन्वेंशनल और एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है ना, वो कौन सा होता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बताइए निम्न में से कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का मतलब एनर्जी का ये उदाहरण है। तो जैसे आपको पता होगा, जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैर परंपरागत। ठीक है, तो इसे इसके जो उदाहरण होते हैं दोस्तों वो भी पता होना चाहिए। इसमें आता है भूतापी ऊर्जा आ जाएगा, जल ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, सौर ऊर्जा आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, ज्वार ऊर्जा। यह क्या होता है साथियों? सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के उदाहरण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आते देखिए आगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? परंपरागत साधन। ठीक है, देखिए इसमें आ जाएगा, इसमें ओनली देखिए 1 मिनट क्लियर कर लेने दीजिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए अब आ जाएगा परंपरागत। परंपरागत मींस क्या होता है साथियों? आप सबको पता होगा, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तथा नाभिक की ऊर्जा। यह क्या है? आप सबको पता है यह क्या एक लिमिट के मतलब लिमिट में है, ये सब खत्म होने वाले, आप सबको पता होगा, है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया गैर परंपरागत, जैसे कि कौन से होते हैं? सूर्य ऊर्जा होगी, बायोगैस ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, ज्वार ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा। यह सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो इन दोनों के बारे में दोस्तों आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के यहाँ पे जैसे कि उदाहरण भी लिखे मैंने अभी बताया आपको, कोयला, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा। यह सब क्या होते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण होते हैं। और मैंने आपको अभी बताया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के, अभी मैंने आपको बता दिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसमें क्या बोलना चाह रहा है। देखिए आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारत में विद्युत का उत्पादन सामान्यतः 11 केवी मतलब 11,000 वोल्ट पे किया जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था टेस्ट सीरीज में। ठीक है, और जो अधिकतम पूछता है तो 33 केवी आ जाएगा, ये पता होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसी में क्वेश्चन अपना कि भूतापी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? आपको पता होना चाहिए कौन सी ऊर्जा दोस्तों? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, यह भी क्या होता है? 3 प्रकार की होती है। तो कौन सी होती है साथियों? देखिए हाइड्रोथर्मल, जियोथर्मल तथा पेट्रोथर्मल होती है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है ना साथियों, है ना। आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है। जल स्रोत क्या होता है पता होना चाहिए आपको। जल स्रोत से उच्चतम स्थानों पर जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। आप सबको पता होगा, अपने इंडिया में एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तो जो दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, सबसे क्या होता है, उससे जो अपनी बिजली बनती है ना, सबसे सस्ती। मतलब आपको बताना चाहूंगा कि उसमें होता है ना, अपने को जो जल होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या होता है, जो अपने अल्टरनेटर जो के टरबाइन होते हैं ना, उनको घुमाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, जल को ऊंचाई के तल से नीचे गिराया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो जल किस पे गिरता है साथियों? जो टरबाइंस लगे होते हैं ना, उन पे उसको गिराया जाता है। टरबाइन क्या होता है? मूव करता है, उससे उसकी जो शाफ्ट होती है, अंदर जो अपना अल्टरनेटर होता है ना, उसमें क्या होता है, वो घूर्णन करता है, जिससे क्या होता है, अपना अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल कौन सा उत्पन्न होता है साथियों? एसी उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें
में क्या बोलना चाह रहा है कि भारत में पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा मुख्य केंद्र माना जाता है। मतलब कि जो पवन ऊर्जा है ना, उस आपको पता होगा जो वाइंड एनर्जी जिसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, उससे भी क्या होता है, हम विद्युत मतलब पैदा करते हैं, ठीक है, बिजली पैदा की जाती है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें। क्वेश्चन है अपना साथियों, बायोगैस, आप सबको पता होगा बायोगैस से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बायोगैस ऊर्जा मानव तथा जानवर के मलमूत्र तथा कई प्रकार की वनस्पतियों को वायु तथा सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में सड़ाकर पैदा किया जाता है, इसके बारे में भी पता होगा। तो बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्य घटक कौन सा होता है भैया, तो कौन सा होता है, वह होता है मीथेन, जिसमें कितने परसेंटेज होती है, वो होती है 50 से 75% तक क्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं साथियों, CH4 मीथेन। यह क्या होता है, मुख्य घटक होता है किसका, बायोगैस का। आगे देखिए बाकी देख पा रहे हैं आप में, इसमें जो जो मिश्रण होता है आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ जितने जितने परसेंट रहती है। अब देख लीजिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा भैया कि बायोगैस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उसके उठ के आता है कि बायोगैस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.9 होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा एमपीटीओ के इसमें कि जो बायोगैस के अंदर का जो तापमान होता है ना 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे देखिए साथियों कि कोयले की उसकी गुणवत्ता के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। तो देखते साथियों कौन से है उसके बारे में, ठीक है कि साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो एक पीट होता है ना, यह क्या होता है, सबसे खराब कोयला होता है, मतलब कि इसमें बहुत कम कार्बन होता है, ठीक। उसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, लिग्नाइट आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं भूरा कोयला। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा साथियों, बिटुमिन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड जो होता है ना साथियों, यह सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 90 से 96%, या फिर कुछ एग्जाम कुछ जो बुक है दोस्तों उसमें लिखा है 86 से 88% होती है। तो आपको याद रखना है कि जो सर्वश्रेष्ठ कोटि का मतलब उच्च कोटि या फिर अच्छी बहुत ही अच्छी कंडीशन का जो कोयला होता है वह होता है एंथ्रेसाइड, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू भी पूछता है एग्जाम में, तो वह कितना होता है साथी, वो होता है अपना 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो साथियों देखिए ये तो एंथ्रेसाइड हो गया। अब मैं आपको एक काम करता हूं, जो पीट है उसके बाद में क्या आएगा, लिग्नाइट आएगा, जिसको भूरा कोयला बोलते हैं, उसके बाद में बिटुमिन आएगा, उसके बाद में एंथ्रेसाइड आएगा। इन चारों की जो डेफिनेशन होती है, इनका कैलोरीफिक वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, तथा इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो अपना बिटुमिन होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो बन जाए वहां पे, ठीक है। तो जो पीट होता है ये कोयला होता है, ठीक है, आपको पता है। तो जो पीट के बारे में जानते हैं दोस्तों, यह वनस्पति पदार्थ से बने जीवाश्म ईंधन में पीट प्रथम स्टेज का कोयला होता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा प्रथम स्टेज का कोयला कौन सा होता है, तो वह होता है भैया कौन सा होता है, पीट होता है, ठीक है। आगे देखिए इस कोयले में आर्द्रता बहुत अधिक होती है, इसमें लगभग 60 से 90% तक क्या 60 से 90% तो दोस्तों क्या होता है, इसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है, तथा 15 से 20% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है। यह शक्ति संयंत्रों के लिए उपयोगी नहीं होता, कौन, पीट भैया नहीं होता, ठीक है। तो इस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है, तथा इसका केवल घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपका, आप सबने देखा होगा घर में जो हम लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, उन सब से जो हमको प्राप्त होता है वही वाला कोयला पीट है, ठीक है। आगे देखिए साथियों उसके बाद में आता है भूरा कोयला, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूरा कोयला, जिसको क्या बोलते हैं, लिग्नाइट भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जानते हैं कि जो भूरा कोयला होता है भैया इसके बारे में क्या होता है, तो यह क्या करता है, देखिए इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें आर्द्रता लगभग 30 से 50% होती है, कितनी होती है भैया, 30 से 50% होती है, तथा कार्बन की मात्रा कितनी होती है अगर पूछता है आपको, तो वह होती है 20 से 40% होती है। जब क्या होता है दोस्तों, हवा में ये जो अपना कोयला हवा के संपर्क में आता है तो इसकी आर्द्रता काफी कम हो जाती है, ठीक है। इसका उपयोग कहां करते हैं इसके बारे में भी आपको पता होगा, वैद्युतिक ऊर्जा उत्पादन काम में लेते हैं, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में लेते हैं, ठीक है। तथा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है भैया, किसकी, लिग्नाइट की, तो वह पता होना चाहिए आपको, कितनी होती है भैया, 20,000 किलो
20,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये पता होना चाहिए आपको। आगे देखिए दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है मैं बता दिया। औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग बॉयलरों तथा ताप विद्युत भट्टियों में अधिक किया जाता है। किसका भैया? लिग्नाइट का। आगे पूछेगा आपको कौन भैया? आगे इसके बिटुमिन भैया है। ठीक है, जानते हैं आपके बारे में, आप क्या बोलते हैं बिटुमिन, जिसको क्या बोलते हैं? चारकोल भी बोला जाता है। तो यह उच्च कोटि का कोयला होता है जो ज्यादातर उपयोग किया जाता है। यह कोयला मुख्यतः सभी कार्यों में उपयोग लिया जाता है। साथियों, क्वेश्चन अगर पूछता है सभी कार्यों में किस कोयले का उपयोग किया जाता है, तो वह होता है चारकोल। इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिटुमिन में जो कार्बन की मात्रा कितनी होती है भैया? 60% से लेकर 80% तक होती है, याद रखिएगा। तथा यह इसका जो उपयोग दोस्तों कहां पे किया जाता है, देखिए इसके बारे में। शक्ति संयंत्रों में मुख्यतः काम में लिया जाता है, उसका यूज मतलब जो यूज करते हैं ना शक्ति संयंत्रों में। तथा चारकोल बिटुमिन जिसे बोलते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है भैया? इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 27, मतलब हो जाएगा 27,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। किसका? बिटुमिन का। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, कौन है अपना? एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड जो होता है, देखिए यह सर्वश्रेष्ठ कोटि का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, 90 से 96% होती है। अगर यह न दिया हो साथियों ऑप्शन में, तो 86 से 88% दिया होगा। तथा आर्द्रता न्यूनतम होती है। ये स्वाभाविक सी बात है, जब कार्बन इतने % होगा तो आर्द्रता तो कम होगी ना। आगे देखिए, यह बहुत कठोर और चमकीले काले रंग का होता है। जलने में कम, देखिए जलने में कम धुआं निकलता है, मतलब जब जलता है तो बहुत ही कम धुआं निकलता है। तथा एज मतलब रास जो अपना राख होती है वो भी कम बनती है। तथा अधिक ताप के कारण इसका प्रयोग अधिक ताप प्राप्त करने वाले कारखानों में किया जाता है। देखिए भैया, जो एंथ्रेसाइड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोयला है, इसका उपयोग अधिक ताप प्राप्त करने वाले कारखानों में किया जाता है। इससे उत्तम किस्म का कोक बनाया जाता है। किससे? एंथ्रेसाइड से। तथा इसकी एंथ्रेसाइड की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती कितनी होती है भैया? इसकी वैल्यू होती है अपनी एंथ्रेसाइड की, जानिएगा 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको चारों के चारों जो कोयले हैं, मतलब कोयले के जो प्रकार है, उसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए भैया इसमें क्या बोलना चाह रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन है अपना कि देखिए भी सब तो बता दिया, फिर भी यहाँ पढ़ के बता देता हूँ साथियों। इसमें जैसे लिखा हुआ है आपको, है ना, देखिए क्या बोलना चाह रहा है। सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइड कोयला होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करके अभी बता दिया था। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 88% यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कई कई बुकों में अब देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से वहां कैसा देता है। ठीक है, आगे देखिए बिटुमिन, चारकोल जिसे बोलते हैं, का प्रयोग मुख्यतः सभी कार्यों के लिए किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए आगे पीट प्रथम स्टेज का कोयला होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। इसमें कार्बन की मात्रा 12 से 20% होती बताया था मैंने आपको। तथा लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी दिया है दोस्तों? 60 से 70% दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसके बाद में क्या दिया हुआ है। जो बिटुमिन होता है ना, बिटुमिन कोयले 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी मतलब रेंज होती है, तो ये उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, ये आपको देख पा रहे होगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें लकड़ी के आंशिक दहन से चारकोल का निर्माण किया जाता है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भारत में पाए जाने वाले कोयले में निम्न सल्फर या उच्च राख होती भैया। ठीक है, आगे देखिए कि तापीय ऊर्जा मुख्यतः कोयले से प्राप्त की जाती है, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट होता है उन सब में आपको पता होगा कोयले को जला के क्या किया जाता है, भाप, मतलब जो अपना वाटर होता है उसको एकदम हाई प्रेशर पे गर्म किया जाता है, जिससे उसकी भाप हीट जो मतलब भाप बनती है, जिसको क्या करते हैं दोस्तों, भाप बनाने के बाद में उसको टरबाइन के ऊपर में छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, टरबाइन घूमता है। ठीक है, देखिए आगे इसमें सूर्य प्रति मीटर लगभग 63.11 मेगावाट ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें फिर से।
साथियों क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती, तो इसे कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं भैया? तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और एक होता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं उसके बारे में। नाभिकीय संलयन समझ गए हो गया, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन करते हैं। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा साथियों, बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। अभी जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा दोस्तों। ठीक है, बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार से यह छोटे छोटे समान द्रव्यमान के नाभिकों में बट जाता है या फिर टूट जाता है, तो जिससे क्या होता है साथियों, उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन मुख्यतः मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कौन सा होता है, यूरेनियम 235 तथा यूरेनियम 233 तथा प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 232 होता है। साथियों ये आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा लिखा जाता है एग्जाम में, यूरेनियम 235 ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, आगे क्वेश्चन है अपना, देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे आप। न्यूट्रॉनों की तीव्र गति ऊर्जा को धीमी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, मंदक का उपयोग करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहे हैं, मंदक के रूप में जिसे मॉडरेटर बोलते हैं, क्या होता है साथियों, H2D2 N2O2C तथा बेरियम Be का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे देखिए, रिएक्टर में उपजी ऊष्मकों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, जो नियंत्रक छड़ होती क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कौन सी या फिर किस मटेरियल कैसी किसकी बनी होती है, तो वह होती है कैडमियम तथा बोरान की बनी होती है। रिएक्टर में उपजी ऊष्मक को नियंत्रण, ऊष्मा जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए छड़ों का यूज किया जाता है। जो छड़ें किसकी बनी होती है, कैडमियम तथा बोरान की बनी हुई होती है। आगे देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है भैया, बच्चे बच्चे हर गली वाले सब जितने भी मोहल्ले वाले आईटी वाले सबको पता है। आगे देखिए भैया, न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है तथा अब देखिए न्यूट्रॉन होता है ना, आवेश रहित कण होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता, यह न्यूट्रल होता है, यह उदासीन होता है। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भार लगभग क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब भैया इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पे महाशय यहाँ पे आए हुए, तो इनके बारे में जरा आपको एक बात पता होना चाहिए, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन भैया होते हैं इन पे आवेश कितना होता है, तो होता है भैया कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। आपको पता होना चाहिए, पता होगा। उसी प्रकार प्रोटॉन पे पूछेगा तो आपको क्या करना है भैया, सामने में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जब प्रोटॉन बोलेगा तो, और न्यूट्रॉन पे तो पता है आपको क्या होता है, उदासीन होता है। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है, जो इलेक्ट्रॉन थे भैया इसके खोजकर्ता कौन थे, तो सर जे थॉमसन थे, आपको पता होना चाहिए। अब आता है प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन आ जाएगा, अब आता है न्यूट्रॉन तो इनकी खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, न्यूट्रॉन संरक्षित रखने के लिए रिएक्टर में परावर्तक का प्रयोग किया जाता है, ये पता होगा आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट जब पढ़ा होगा उसमें सब आपको पता होगा। अब देखिए इसमें हाइड्रो पावर प्लांट में देखिए क्या बोलना चाह रहा है, निम्न शीर्ष जल शक्ति संयंत्र को 60 मीटर से नीचे स्थापित किया जाता है। कौन से वाले को, निम्न शीर्ष जल शक्ति संयंत्र। तो दोस्तों आप सबने पूरा का पूरा थ्योरी सब पढ़ लिया होगा, ये सब दोस्तों आपके लिए क्यों लाया हो, ताकि आप क्वेश्चन अगर भूल जाते हैं बीच में तो इससे क्या होगा, आपका रिकॉल हो जाएगा। आप सबने पता है पेपर पास में आ रहा है, आप सब पढ़ के रखा होगा, है ना। तो इसको लगाने से क्या होगा दोस्तों, आप सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करेगा कि आपका जो क्वेश्चन माइंड में इसमें निकल गया होगा, तो इसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपके लिए मैं डेली लाते रहता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य शीर्ष जल शक्ति संयंत्र को 60 से 120 मीटर तक स्थापित किया जाता है। कौन सा मध्य के लिए, अब हाई मतलब उच्च के लिए पूछेगा तो 120 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे देखते भैया क्या बोलना चाह रहा है इसमें,
देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे क्वेश्चन है अपना भैया कि एक 200 मेगावाट केंद्र को कौन सा सब अपना जो थर्मल पावर प्लांट होता है दोस्तों उसके बारे में बात कर रहा, ठीक है। 200 मेगावाट के केंद्र को 2000 टन कोयले की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, क्योंकि कोयला आपको पता है थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है, आपको पता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहे हैं, सामान्यतः 200 मेगावाट वाले शक्ति संयंत्र के लिए कोयला संग्रहण संयंत्र की क्षमता कितनी होती भैया, 1.25 मिलियन टन होती है, ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, चूर्ण संयंत्र, तो जानते हैं इसके बारे में यह क्या बोलता है भैया कि इसके द्वारा ईंधन की दर नियंत्रित की जाती है, इसके द्वारा बॉयलर को ठंडे मौसम में भी शीघ्र चालू किया जा सकता है। ओके आगे देखिए भैया ड्राफ्ट फैन, यह क्या होता है, बॉयलर में दहन क्रिया के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति ड्राफ्ट फैन के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, जो बॉयलर क्या करता है, बॉयलर एक बंद बर्तन है जिसमें पानी दाब पर भाप में बदलता है, तभी तो भैया अपना क्या होता है, रोटर अपना जो टरबाइन होता है घूमता है किसके द्वारा, अपने भाप से ही तो घूमता है ना, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बॉयलर की अधिकतम क्षमता कितनी होती, देखिए 3600 किलोग्राम प्रति घंटा होती है। आगे देखिए दोस्तों राख संभाल संयंत्र, इसमें काफी मात्रा में राख होती है, यह कोयला जलने पर 10 से 20% होती है, ठीक है, जो राख संभाल यंत्र होता है ना वहां पे, ठीक है। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, टरबाइन, व्हाट इज टरबाइन, क्या होता है, देखिए टरबाइन तो पता ही होगा, आप सब में पढ़ा ही होगा। वाष्प टरबाइन वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जो क्या करता है प्रत्यावर्तक को चले जाती है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि टरबाइन क्या करता है, देखिए टरबाइन का काम क्या साथियों, उस पर भाप पड़ती है जिससे क्या होता है टरबाइन घूमता है, तो उसकी जो घूमने से क्या होता है, उसकी जो शाफ्ट है वो किससे लगी होती है, अल्टरनेटर से होती है ना, अल्टरनेटर जुड़ी होती है, ठीक है। देखिए वाष्प टरबाइन वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है जो प्रत्यावर्तक को चलाती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना, टरबाइन का निर्माण विभिन्न आकार में लगभग, देखिए साथियों कितना है इसमें, 10 लाख HP या इससे अधिक के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए टरबाइन की मानक गति 3000 RPM तथा 1500 RPM होती है। सपोज आपके दोस्तों 2 पोल है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो उस कंडीशन में जो RPM होगा कितना आएगा भैया, 3000 RPM आएगा। 4 पोल है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो कितना आएगा, 1500 RPM आएगा ना। टरबाइन की चाल को स्थिर रखने के लिए नियामक मतलब होता है गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए टरबाइन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है इंपल्स एंड एक होता है प्रतिक्रिया, जिसको बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन, ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिथोपयोजक क्या होता है साथियों, मिथोपयोजक, इसके उपयोग से कोयले की बचत होती है, आप सबने पढ़ा होगा। आगे देखिए शीतलन टावर, तापी शक्ति संयंत्रों में या फिर तापी शक्ति संयंत्रों से निकलने वाले पानी की बूंदों को ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा, शीतलन टावर है, जिसको कूलिंग बुर्ज बोलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, शीतलन बुर्ज में देखिए अभी मैं आपको बोला था, शीतलन बुर्ज में भाप के कारण पानी की हानि 2% से 5% तक होती है, ठीक है। वायु प्रशीतक है ना, फ्लू गैसों से कुछ उष्मा को अलग करता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, है ना। आगे देखिए साथियों तापी शक्ति संयंत्र में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन रैंकिन वक्र के आधार पर होता है। दोस्तों सबसे जब आप थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको यही लिखा मिलेगा कि जो तापी शक्ति संयंत्र में कोयले का दहन किस शक्ति के उत्पादन होता है, तो रैंकिन वक्र के आधार पे होता है भैया, ये पता होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप सबको पता है मैं डेली इस पे ऐसी टाइप की वीडियो डालता हूं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।